हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इकोनॉमिक्स विद प्रियंका वर्मा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग डिस्कस की थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। जनरल चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट के। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस तरह क्या होता है और जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार की जाती है, उसमें क्रेडिट अकाउंट क्या होता है और डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। हमने ये सारी चीज़ें पिछले दो वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ तक हमने बेसिक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम इस वीडियो में, जो वीडियो का थर्ड पार्ट है, इसमें हम ये जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में अगर कोई डेफिसिट होता है या फिर कोई सरप्लस होता है तो ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो बेसिक यही है कि करंट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। जनरली यही दो अकाउंट इस्तेमाल किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट को पहले देखते हैं कि करंट अकाउंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ग्राफ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। करंट अकाउंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल यही है कि उसमें गुड्स का ही सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, और इनविजिबल में सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स किए जाते हैं। और कैपिटल अकाउंट में उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट रन है, दूसरा है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कम टाइम के लिए जो है बोरोइंग एंड लेंडिंग की जाती है, लॉन्ग रन में ज़्यादा टाइम के लिए बोरोइंग एंड लेंडिंग की जाती है। लेकिन जनरली जो इस्तेमाल किया जाता है वो लॉन्ग रन टाइम के लिए ही बोरोइंग एंड लेंडिंग की जाती है किसी भी इकोनॉमी के द्वारा। तो फिर अब ये देखते हैं कि करंट अकाउंट हमारा पॉजिटिव अगर होगा तो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से वो इम्पैक्ट उसका बढ़ेगा। तो पॉजिटिव जब ये हमारा करंट अकाउंट जब हमारा पॉजिटिव होगा या फिर हम इसका कहें सरप्लस में होगा तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। मतलब हम गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे और इंपोर्ट हम कम कर रहे होंगे। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसके बदले क्या होगा, हमें हमारा क्रेडिट पोर्शन बढ़ेगा। मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमी में चेंज हो रही है या सरप्लस इकोनॉमी में हो रही है। हमारे पास एक्सेस मनी आ रही है या फिर हम कहें फॉरेन रिजर्व हमारे पास बढ़ रहा है। तो जो हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव होगा या सरप्लस होगा तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। तो ये हमारी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होता है अगर उसका करंट अकाउंट सरप्लस में होता है या फिर वो पॉजिटिव में होता है। फिर है करंट अकाउंट अगर नेगेटिव होगा या फिर डेफिसिट में होगा तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो मतलब हम बाहर जो है पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा डेबिट पोर्शन बढ़ रहा है और हमारा क्रेडिट पोर्शन कम हो रहा है। तो जो हमारा डेबिट पोर्शन बढ़ेगा और क्रेडिट पोर्शन कम होगा तो हमारी इकोनॉमी लॉस में जाएगी। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है वो कम होगा क्योंकि हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है दूसरी इकोनॉमी को, क्योंकि हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपने देश में लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा करंट अकाउंट वहाँ पर डेफिसिट में हो जाएगा, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी कंडीशंस नहीं मानी जाती है। हमेशा कोई भी इकोनॉमी है तब पॉजिटिव इकोनॉमी है तब उसकी कंडीशन अच्छी मानी जाएगी जब उसका करंट अकाउंट हमारे सरप्लस में होगा। लेकिन जनरली कोई भी इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग इकोनॉमी या फिर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही है, तो अगर हम उसकी पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो यहाँ पर करंट अकाउंट मोस्टली डेफिसिट में ही रहता है, क्योंकि हम गुड्स को इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आती है और हम फॉरेन करेंसी का पेमेंट ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी या फिर करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में जाता है, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो करंट अकाउंट अगर हमारा सरप्लस में होगा तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। करंट अकाउंट अगर हमारा सरप्लस में होगा तो हम किसी भी इकोनॉमी के लिए एक लैंडिंग पावर को जनरेट कर सकेंगे। मींस हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और हमारे पास जब फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो हम अपने जो दरवाजे हैं दूसरी इकोनॉमी के लिए ओपन कर सकेंगे ताकि वो हमसे आकर के उधार ले सकें और हमारी लैंडिंग पावर इंक्रीज़ होगी। हम दूसरे देशों को लोन ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करा सकेंगे क्योंकि हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ इकोनॉमी सरप्लस में है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो हम दूसरे देशों को लोन ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करा सकते हैं। ये किसी भी इकोनॉमी का ये प्लस पॉइंट माना जाता है। इसकी लैंडिंग पावर ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है या फिर उसका फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है तो वो उसके लिए एक अच्छा साइन होता है।
इसी तरीके से अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहेगा तो वो अच्छा साइन नहीं होता है और हमारी बोरोइंग पावर वहाँ ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बोरोइंग पावर इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है, हमें घाटा हो रहा है, उस घाटे को कंपनसेट करने के लिए हमें दूसरे देशों से उधार लेना पड़ता है। और जब हम दूसरे देशों से उधार लेते हैं तो हमारे पास जो है एक फॉरेन करेंसी, हम दूसरे देशों पे हमारे पर एक उधार चढ़ जाता है और फॉरेन करेंसी का उधार चढ़ जाता है और हमें उसको भुगतान करना पड़ता है एज अ इंटरेस्ट रेट, एज अ इंटरेस्ट। तो हम जब लोन लेंगे तो हम इंटरेस्ट के फॉर्म में उसको हम दूसरे देशों को पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारे पर एक बर्डन आ जाएगा। किसी भी इकोनॉमी के लिए बर्डन के ऊपर वो बर्डन होगा। क्योंकि ये उधार वैसे भी अगर जनरल वे में बात करें तो उधार एक अच्छा नहीं माना जाता है, वो उसके ऊपर एक बर्डन होता है। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि अगर वो दूसरे देश में जा कर के उधार ले रही है। और ये कंडीशन तभी आती है जब करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है। फिर नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अगर हमारा पॉजिटिव में होगा या सरप्लस में होगा तो यहाँ पर ये है कि कैपिटल अकाउंट का काम ये होता है कि बोरोइंग और लैंडिंग पावर को ही वो दिखाता है। कि अगर किसी इकोनॉमी की वो बोरोइंग पावर को दिखाता है, किसी इकोनॉमी की वो लैंडिंग पावर को दिखाता है। अगर किसी इकोनॉमी की वो बोरोइंग पावर ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा उधार ले रहा है, तो वो इकोनॉमी जो है वो अच्छी इकोनॉमी नहीं मानी जाएगी, मतलब उसके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा। तो यहाँ पर यही देखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट अगर हमारा पॉजिटिव या सरप्लस में होगा तो हम बोरोइंग ज़्यादा कर रहे होंगे। क्योंकि हम जब बोरोइंग करते हैं तो हमारा क्रेडिट पार्ट बढ़ता है, मतलब हम बाहर से पैसा अपने देश में लेकर के आ रहे हैं, हमें हमारी रिसिप्ट बढ़ रही हैं एज अ मतलब बोरोइंग हम कर रहे हैं ज़्यादा, तो हमारी जो क्रेडिट पोर्शन है वो बढ़ रहा है। क्योंकि वो हमको दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, तो जो लेने वाला जो होता है वो क्रेडिट पार्ट में आता है, देने वाला जो होता है वो डेबिट पार्ट में आता है। वो तो उनके अकाउंट से डेबिट हो गया, बट हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो होगी वो सरप्लस इकोनॉमी मानी जाएगी, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता है। अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है मतलब वहाँ पे उसकी बोरोइंग पावर ज़्यादा है, वो उधार ज़्यादा ले रही है इकोनॉमी, तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता है। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की अगर नेगेटिव सिचुएशन है या वो डेफिसिट में है तो मतलब क्या हो रहा है, वो उसकी लैंडिंग पावर बढ़ रही है। मतलब हम अगर किसी को पे कर रहे हैं, लैंडिंग उधार दे रहे हैं, तो हमारे अकाउंट से वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। हमारे अकाउंट से वो कट के दूसरे अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। तो डिपॉजिट हो रहा है दूसरे अकाउंट में जाकर के, यानी उसका अकाउंट में उसका अकाउंट बढ़ रहा है और हमारे अकाउंट से पैसा कट के कम हो गया। तो मतलब क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ और उसको फ़ायदा हुआ। लेकिन हम पावरफुल ज़्यादा होंगे क्योंकि हम उधार दे रहे हैं ना कि उधार ले रहे हैं। तो उधार देने वाला पावरफुल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसको कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव देखें तो वहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट नेगेटिव होगा या डेफिसिट होगा, जो उधार ज़्यादा देगा, तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी कंडीशन मानी जाती है। अगर उसकी लैंडिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब वो दूसरे देशों को अगर वो उधार ज़्यादा दे रहा है तो उसकी सिचुएशन अच्छी है, और उधार ज़्यादा ले रहा है तो उसकी सिचुएशन ख़राब है। बस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें को समझने का ही है कि टिपिकल है, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन अगर आप इसके अच्छे से समझ जाएंगे तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट अगर हमारा पॉजिटिव है या सरप्लस है तो हमारी बोरोइंग पावर ज़्यादा है, तो बोरोइंग पावर अगर हमारी ज़्यादा होगी तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। अगर कैपिटल अकाउंट हमारा डेफिसिट में है या नेगेटिव है तो लैंडिंग पावर ज़्यादा होगी, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन माना जाएगा। क्योंकि लैंडिंग कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट से कटा के डेबिट करा के दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमारे अकाउंट से कट के दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो वो लैंडिंग कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है, करंट अकाउंट सरप्लस में होगा मतलब हमारी बोरोइंग पावर ज़्यादा है, हम दूसरे देशों से उधार ज़्यादा ले रहे हैं, और उधार तभी ज़्यादा लेंगे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। मतलब हमारे करंट अकाउंट में जब घाटा होगा तो उस घाटे को पूरा करने के लिए हम दूसरे देशों से उधार लेंगे, ठीक है। तो हमारा जब करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा तब कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में होगा, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन है कि करंट अकाउंट हमारा जब डेफिसिट में होगा तब हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होगा। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों से उधार लेना पड़ रहा है। फिर उसके बाद है करंट अकाउंट अगर हमारा नेगेटिव होगा या डेफिसिट में होगा तो हमारा कैपिटल अकाउंट हमारा अगर नेगेटिव और डेफिसिट में होगा तो मतलब हमारी लैंडिंग पावर ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस सिचुएशन में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में होगा।
तो करंट अकाउंट जो हमारा सरप्लस में होगा मतलब हमारे पास इनकम ज़्यादा मात्रा में आ रही है, हमारी डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, हमारी क्रेडिट पोर्शन बढ़ रहा है, और जब हमारा क्रेडिट पोर्शन बढ़ेगा तो हम दूसरे देशों को उधार ज़्यादा मात्रा में दे सकेंगे। तो उस सिचुएशन में हमारी लैंडिंग पावर ज़्यादा होगी, और जब हमारी लैंडिंग पावर ज़्यादा होगी तो हमारा कैपिटल अकाउंट नेगेटिव होगा या डेफिसिट में होगा। इतनी सारी चीज़ें मतलब ये बेसिक सारी चीज़ें हैं कि मतलब कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, करंट और कैपिटल अकाउंट को कंपेयर किया जाए, दोनों में रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट अगर हमारा पॉजिटिव होगा या सरप्लस में होगा तो हमारा करंट अकाउंट वहाँ पे डेफिसिट में होगा, और अगर हमारा कैपिटल अकाउंट नेगेटिव होगा तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी डेवलपिंग इकोनॉमी के केस में अगर हम देखें तो डेवलपिंग इकोनॉमी के केस में करंट अकाउंट जो हमारा हमेशा जो डेफिसिट की कंडीशन में होगा और कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में होगा, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी क्या करती है, उधार ज़्यादा मात्रा में लेती है और जो इम्पोर्ट ज़्यादा करती है। उधार ज़्यादा लेगी और इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी। जब इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी तो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में होगा, यानी वहाँ पे उस कंडीशन में वो एक्सपोर्ट कम कर रही है, और कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में होगा, मतलब वो उधार ज़्यादा ले रही है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी कंडीशन ये होती है। और अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी कंडीशन देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमी में करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, मतलब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में होगा क्योंकि वो लेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं और बोरोइंग कम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन आ जाता है तो उसे किस तरीके से दूर किया जाए इकोनॉमी से, तो उसके लिए क्या कौन से ऐसे जो हैं स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाएँ, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया है या असंतुलन हो गया है, तो असंतुलन तभी होगा या डिसइक्विलिब्रियम तभी होगा जब करंट अकाउंट उसका डेफिसिट में होगा और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस में होगा तो बोरोइंग ज़्यादा करेगा, और करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में होगा तो वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा। तो इसका मतलब है इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम इम्पोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, और एक और जो इम्पोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उसको कम करने की कोशिश की जाए किसी भी इकोनॉमी के द्वारा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया जाए। मतलब जो एक्सपोर्ट गुड्स होती हैं उन पे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए। कोई भी सरकार जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उन पे टैक्सेस तभी लगाती है जिससे कि उसकी इनकम बढ़ सके, लेकिन क्या होता है टैक्स लगाने पे या ड्यूटीज़ लगाने से उनकी जो प्राइसेस हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए बढ़ जाते हैं, तो जिससे क्या होगा कि उनकी डिमांड दूसरी कंट्री कम करेगी, तो एक्सपोर्ट कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाए कि एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं या टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको कम किया जाए, जिससे कि दूसरे देशों के लिए हमारी वस्तुएं जो हैं वो सस्ती हो जाएं और दूसरे देश हमारी गुड्स की डिमांड को बढ़ाएं, तो इससे भी एक्सपोर्ट प्रमोट होगा। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए उसके लिए ज़रूरी ये है क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, जो एक्सपोर्ट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अगर उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल होगा तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा मात्रा में गुड्स को एक प्रोड्यूस कर पाएंगे जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का। थर्ड पॉइंट है एक्सपोर्ट गुड्स पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। तो जितने भी एक्सपोर्ट गुड्स हैं जो बाहर देशों को भेजी जा रही हैं उन पे सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए या सब्सिडी दी जाए, जिससे कि वो वस्तुएं सस्ती होंगी और दूसरे देशों के लिए हम दूसरे देश हमारी वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया है तो उसको सबसे पहले ये फोकस करना चाहिए कि उसके एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, यानी कि रेस्ट्रिक्ट टू इंपोर्ट गुड्स। इंपोर्ट जो वस्तुएं हैं उनको कम करने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले ये है कि इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाए। तो जो भी वस्तुएं इंपोर्ट की जा रही हैं उन पर टैरिफ लगाया जाए, जिससे कि वो वस्तुएं हमारे देश में आके महंगी होंगी और हम उन वस्तुओं की डिमांड कम करेंगे। तो इस तरीके से भी इंपोर्ट कम। तो फिर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंपोर्ट कोटा लगाया जाए, यानी कि जो भी वस्तुएं हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका कोटा डिसाइड होना चाहिए। उनके सरकार के द्वारा एक क्वांटिटी को निश्चित कर देना चाहिए कि इतनी मात्रा में ही वस्तुओं को लेंगे। तो इस तरीके से इंपोर्ट को हम कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी।
तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट और जो फिस्कल पॉलिसी है उसे रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, पहला पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे। जब लोग कम लेंगे लोन, यानी जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स है लोन कम लेंगे तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे और कंज्यूमर्स की जो है डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट से जो मनी सप्लाई है वो कम होकर आरबीआई के पास जाके डिपॉजिट हो रही है। तो मार्केट में मनी कम होगी जिससे कि कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर कम होगी और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट कम होगा। फिर है इंक्रीजेस इन एसएलआर और सीआरआर। अगर सीआरआर में वृद्धि हो जाए या फिर एसएलआर में वृद्धि हो जाए तो भी क्या होगा, मार्केट से मनी सप्लाई को कम किया जा सकता है। या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उन्हें ओपन मार्केट में बेचा जाए तो भी मार्केट से मनी सप्लाई कम होगा, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम है उसे कम किया जा सकेगा। फिर फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि सरकार क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। अगर डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीजेस हो रहे हैं तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीजेस हो रहे हैं तो गुड्स की जो है वो प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे कि लोग कम उसकी डिमांड करेंगे और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कम करेगी क्योंकि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार ज़्यादा करती है तो मार्केट में मनी सप्लाई आती है, लेकिन अगर उसे कम करती है तो मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जा सकता है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम है उसे कम किया जा सकेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी या फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी इसे कहते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी का क्या मतलब है, पहले तो डीवैल्यूएशन क्या होता है। डीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपने देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को दूसरे देश की करेंसी की तुलना में कम कर देना। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। सरकार इसको इस्तेमाल इसीलिए करती है जिससे कि उसके एक्सपोर्ट प्रमोट हो। बाहर के जो लोग हैं या जो विदेशी लोग हैं वो हमारे देशों की गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे देश की मनी की वैल्यू दूसरे देशी करेंसी की तुलना में कम हो गई है, जिससे कि वो हमारे जो गुड्स हैं उसको उसकी डिमांड को वो बढ़ाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसे होगा क्या, इसे हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन कर रहे हैं और इंपोर्ट को कम करने के लिए डिवैल्यूएशन कर रहे हैं। जब इंपोर्ट हमारा कम होगा तो हम ये कोशिश करेंगे जो भी गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे थे उसके कुछ सब्स्टिट्यूट, जो भी इंपोर्ट कर रहे थे उसके सब्स्टिट्यूट जो है अपने ही देश में प्रोड्यूस किए जाएँ, यानी कि अपने देश में उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जो भी गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे थे। इसलिए इसको एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं। डिवैल्यूएशन की पॉलिसी को इस्तेमाल करने के लिए उसे हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये जो है ये सारे मेथड्स जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है उसको कम करने की कोशिश की जाती है इन मेथड्स के थ्रू। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, वो किस तरीके से मार्केट में इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है और जो भी डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम को कम कर सकते हैं।